छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का मेटा बोदली गांव किसी समय हरियाली और पहाड़ों से घिरा शांत इलाका था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब ये पूरा इलाका लौ अयस्क की लाल धूल में डूबा है। यहाँ निको जायसवाल कंपनी पिछले कई सालों से आयरन ओर का खनन कर रही है। आयरन ओर के लिए पहाड़ खोद दिए गए, जंगल काटे गए और गांव का चेहरा बदल गया। लेकिन इस बदलाव से आदिवासियों के हिस्से आई लाल पानी से खराब होती फसलें, धूल भरी सड़कें और खोखले वादे। आदिवासी कहते हैं कि उनके देवता के पहाड़ को बेच दिया गया। कंपनी का दावा है कि उसने गांव की तस्वीर बदल दी है। लेकिन इन आरोपों और दावों के बीच मेटा बोदली के आसमान में अब लोहा ढोते ट्रकों की गूंज है और जमीन पर टूटी उम्मीदों का बोझ। जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की धरती खनिज संपदा से भरी है, पर यहाँ विडंबना भी उतनी ही गहरी है कि इन खनिजों से सबसे ज्यादा समृद्ध जमीनों के लोग अक्सर सबसे गरीब रह जाते हैं। कांकेर जिले के मेटा बोदली गांव की कहानी इसी विरोधाभास का एक उदाहरण है। लौ अयस्क की खदानों से निकली लाल मिट्टी और धूल अब वहां के लोगों की नियति बन चुकी है। 2002 में मेटा बोदली में निको जायसवाल कंपनी को आयरन ओर की खदान मिली थी। शुरुआत में कंपनी के वादे बड़े थे, स्थानीय रोजगार, सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और पर्यावरण संरक्षण। लेकिन आज इतने सालों बाद गांव के लोगों के हिस्से आई है सिर्फ धूल भरी सड़कें, लाल पानी से खराब होती फसलें और टूटी उम्मीदें। कंपनी ने पहाड़ खोदे, जंगल काटे और पहाड़ी धाराओं को बदल दिया। जिन मेटा पहाड़ों को आदिवासी पवित्र मानते हैं, वे अब खनिज उत्खनन के गड्ढों में बदल चुके हैं। यही दर्द बीते पखवाड़े महुआ पेड़ के नीचे हुई ग्राम सभा में झलका, जब सैकड़ों आदिवासी पुरुष और महिलाएं एकजुट होकर निको जायसवाल के खिलाफ आवाज उठाने पहुंचे। सभा में मौजूद भाजपा के सांसद भोजराज नाग ने कहा कि कंपनी का भूत अब उतारना होगा। नाग का ये कथन केवल एक राजनीतिक नारा नहीं था, वह उस रोष का प्रतीक था जो धीरे धीरे खनन प्रभावित आदिवासी इलाकों में पनप रहा है। सांसद भोजराज नाग ने स्पष्ट कहा कि कंपनी ने पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया है और विकास के नाम पर सिर्फ लूट की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदिवासी जनजाति गौरव के वादों की याद दिलाई और सवाल उठाया कि आखिर खदानों से निकलने वाले करोड़ों के मुनाफों में से आदिवासियों के हिस्से क्या आया। गांव में न तो शुद्ध पानी की व्यवस्था हुई, न सड़कें सुधरी, न बच्चों के लिए स्कूल में मूलभूत सुविधाएं बढ़ी। 100% प्रभावित गांव है, जिस गांव में माइंस है उस गांव में भी कोई विकास के काम नहीं हो रहे करके। तो हम पिछले दिन 4 गांव में भी एक बैठक रखे थे और बैठक रख के अभी तक जो परिवहन का काम है उनको ग्रामवासी और जनप्रतिनिधि ने बंद कराया है। और आज हम स्पेशली इस गांव में और प्रभावित जो रास्ता में जो पंचायत आता है वहाँ के स्कूल, आंगनबाड़ी, वहाँ के सड़क, वहाँ के पानी की व्यवस्था, वहाँ की बिजली की व्यवस्था, उसको देखने के लिए आए हैं। हमारे साथ पत्रकार भाई भी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, समाज प्रमुख हैं, मांझी मुखिया हैं, सभी लोग मिल करके हम देखेंगे। और नरेंद्र मोदी हमारे जो जंगल में, गांव में रहने वाले, पहाड़ों में रहने वाले, ऐसे जो हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, हमारे जनजाति लोग हैं, वहाँ के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोगों की चिंता कर रहे हैं। आने वाले समय में जो सरकार की गाइडलाइन है 70% विकास के काम, विकास की राशि प्रभावित क्षेत्र में जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है उसमें खर्च होना चाहिए। 30% अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे विकास के काम होना चाहिए। ये हो नहीं रहा है और इसी के लिए हम एक्शन लेने के लिए गांव-गांव में जाकर के प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं और आने वाला समय में इसका रिजल्ट दिखेगा। निको जायसवाल ही क्या, जो भी गलत काम करेगा हम सबका भूत उतारेंगे, चाहे वो निको जायसवाल हो, चाहे बजरंग अग्रवाल हो, चाहे और भी जो बीएसपी हो, सबका हम भूत उतारेंगे। नहीं, देखिए उस क्षेत्र में निश्चित रूप से शुरू से ही एक गाइडलाइन में तो है कि जो प्रभावित माइंस एरिया है वहाँ पर ही मूलभूत जो CSR मद के काम हो या अन्य जो मद जो शासन को रॉयल्टी के रूप में मिलता है उसका उपयोग होना चाहिए। खर्च के साथ साथ वहाँ पर चाहे उस क्षेत्र में आप देखें तो धूल धक्कड़ तो वहाँ वाले ज़्यादा
परेशान उससे रहते माइनिंग एरिया में। चाहे खनन होता है तो लाल पानी बरसात में बहता है तो किसान खेतों में जाता है, किसान भी खेत बंजर कई बार होती, इस टाइप की भी शिकायतें आती। तो कुल मिला के प्राथमिकता क्रम में वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसे जो बहुत सारे जो काम है, जो डीएमएफ खनिज न्यास निधि का काम उस क्षेत्र में ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे भी हम चाहते 10-15 किलोमीटर का जो रेडियस है वहाँ निर्माण के काम होने चाहिए, हमारी प्राथमिकता में भी है। और पिछले समय ये सब बहुत गड़बड़ तो हुई थी, आप सबको तो मालूम है अभी, लेकिन हमने प्राथमिकता के क्रम में उस क्षेत्र के जो प्रभावित एरिया हैं वहाँ के आवागमन की दृष्टि को देखते हुए लंबे समय से डिमांड थी, बड़े पुल वगैरह या और छोटे पुल या जो भी वहाँ पर शिक्षा संबंधी या जो डिमांड्स आए हैं उसको हम प्राथमिकता क्रम में, चाहे वो मेटा बोदिली का क्षेत्र हो, आसपास के गांव हो, चाहे रावघाट के नीचे का जो क्षेत्र हो जहाँ पर जो वहाँ के जनता के द्वारा मांग रहे उसको हमने प्राथमिकता के आधार पे हमने डीएमएफ में अपने स्वीकृति के लिए दिया है। उसमें कुछ स्वीकृति बहुत जल्द मिलने वाले भी है और कुल मिला के ये गाइडलाइन में है। तो उस क्षेत्र में प्रभावित एरिया में उस मत का उपयोग हो, बढ़िया से हो, उनको इस माने राशि का ठीक से सदुपयोग हो। प्राथमिकता क्रम में मैंने पहले इस बात को कहा कि जो सीएसआर मत का हो, चाहे वो डीएमएफ के जो रॉयल्टी की राशि भी जो मिलती है वो सब चीज़ अच्छे से वो खर्च होना चाहिए, उनको लाभ मिलना चाहिए और उस क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ग्रामीण बताते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए पीने का साफ पानी तक नहीं है। ऐसे में कंपनी द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सीएसआर और जिला खनिज निधि यानी डीएमएफ के नाम पर खर्च किए गए 20 करोड़ रुपए का दावा खोखला प्रतीत होता है। इस प्रभावित क्षेत्र में चूंकि किसानों का ये क्षेत्र है ना, इसमें सैकड़ों किसान लाल पानी से प्रभावित हैं, है ना, जिससे किसानों का बहुत बड़ा क्षति होता है और एवं उनको मुआवजा भी नहीं दिया जाता। ये बड़ा पीड़ादायक है ना। और दूसरी बात, एक सीएसआर के अलावा एक डीएमएफ भी होता है ना, जिससे विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्र को, चूँकि डीएमएफ भी प्रभावित क्षेत्र के ही रॉयल्टी से जाता है ना, तो प्रभावित क्षेत्र के पंचायतों को भी डेवलपमेंट के लिए डीएमएफ से भी फंड नहीं मिलता। चूँकि ये भी विडम्बना है, जब तक फंड नहीं मिलेगा तब तक हमारे सरपंच क्षेत्र के प्रभावित लोग कैसे डेवलपमेंट करेंगे, तो ये भी होनी चाहिए। पिछले महीने ही 5 सितंबर को ही डीएमएफ समिति का बैठक हुआ था, जिसमें कांकेर डिस्ट्रिक्ट में 300 करोड़ का कार्य योजना बना हुआ है, 300 करोड़ का क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे विशेष अंतरगढ़ विकासखंड के कोयलीबेड़ा विकासखंड के प्रभावित पंचायतों में डीएमएफ का राशि जाए और जो सरपंच हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो पंचायतों का डेवलपमेंट करे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। गवर्नमेंट या सरकार जो नियत निरानार जो नाम दिया है वो बहुत ही, जैसे अपन कहूँ तो एक गोंडी लैंग्वेज के नाम से है नियत निरानार, बहुत ही अच्छी नाम है। पर उसमें क्या है कि जब डीएमएफ हो, ऐसे फंडों का पैसा को वहाँ यूज किया जा रहा है नाम दे करके, तो उसके लिए कहीं ना कहीं अलग से उसके लिए व्यवस्था करते और वहाँ नियत निरानार की योजना से यानी नाम से वहाँ पे डेवलपमेंट करते, ये हमारी एक कहना है। साथ साथ में क्या है कि डीएमएफ फंड जहाँ पे जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे उसका विकास होना चाहिए, वहाँ पे खर्च किया जाना चाहिए। अच्छा देखा जाए तो अभी वर्तमान में सुनने मिलता है, देखने को मिलता है, अपन मेटा बोदिली क्षेत्र में कई किसान 150 के आसपास किसान होंगे जो लाल पानी जो वहाँ से निकलती है और जाकर खेतों को बर्बाद करती है, उनको वो डीएमएफ फंड से उनको वहाँ पे उनको वो करते या उनको मुआवजा देते या उनको कुछ उत्थान के लिए करते, वो अच्छा होता है। लेकिन नियत निरानार के नाम से जो करना और यहाँ का पैसा को वहाँ देना, तो मैं तो एक चीज़ कहूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कि एक अपन सरकार वही सोच रही है कि अपन जो नाम वर्चस्व खड़ा कर रही है या नाम दिखा रही है, नहीं तो फिर वो तो पैसा यहाँ का है, अपन जैसे मेटा बोदिली का है तो पैसा तो यहाँ खर्चा होना चाहिए। ग्रामीणों ने पिछले 15 दिनों से लौ अयस्क के परिवहन को रोक दिया है। ट्रकों को गांव के रास्ते से गुजरने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि कंपनी के खदान के भीतर उत्पादन जारी है। इसके उलट कंपनी का दावा है कि उसने सभी पर्यावरणीय और सामाजिक मानकों का पालन किया है, पर ग्रामीण इसे कागजी दावा बताते हैं। मजदूरों का आरोप है कि जो कर्मचारी असंतोष जताते हैं या खदान में काम की स्थिति पर सवाल उठाते हैं, उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। ऐसे वातावरण में बोलना खुद एक जोखिम बन जाता है। विडंबना ये है कि निको जायसवाल की इसी मेटा बोदिली खदान को हाल ही में 5 स्टार रेटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार भारतीय खनिज ब्यूरो और केंद्र सरकार के खनिज मंत्रालय द्वारा उन खदानों को दिया जाता है जो पर्यावरण प्रबंधन, वैज्ञानिक खनन और सामाजिक उत्तरदायित्व में उत्कृष्ट माने जाते हैं।
इसी वर्ष निको इंडस्ट्रीज को मेटा बोदली और धोबीतोला खदानों के लिए लगातार तीसरी बार ये सम्मान मिला। कंपनी ने इस उपलब्धि की घोषणा बड़े गर्व के साथ की और कहा कि यह उनकी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लेकिन सवाल यह है कि जिस खदान को केंद्र सरकार से पर्यावरणीय उत्कृष्टता का पुरस्कार मिला है, वही खदान स्थानीय ग्रामीणों के लिए प्रदूषण, बीमारी और गरीबी का प्रतीक क्यों बन गई? क्या यह विरोधाभास उस सरकारी प्रणाली की कमजोरी नहीं दिखाता जिसमें पुरस्कार पाने की प्रक्रिया में स्थानीय वास्तविकताओं की अनदेखी की जाती है? भाजपा सांसद के आरोप को माने तो कंपनियां आंकड़ों और रिपोर्टों में सुंदर तस्वीर पेश कर पुरस्कार पा लेती है, जबकि जमीन पर सच्चाई एकदम अलग होती है। सत्तारूढ़ दल भाजपा के सांसद भोजराज नाग का कंपनी के खिलाफ इस तरह खुला मोर्चा खोलना यह दिखाता है कि स्थानीय जन आक्रोश अब नियंत्रित नहीं रह गया। नाग ने यह भी कहा कि अगर कंपनी आदिवासियों के साथ न्याय नहीं करेगी तो संसद तक ये मामला उठाया जाएगा। ये बयान राजनीतिक दबाव बनाने का माध्यम भी है और जनता की नाराजगी का प्रतिबिंब भी। वहीं दूसरी ओर कंपनी और उसके समर्थक ये तर्क देते हैं कि मेटा बोदली और धोबीतोला जैसी खदानों ने राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है और सरकार को करोड़ों की रॉयल्टी दी है। लेकिन ये तर्क अधूरा है, क्योंकि यदि विकास का माप केवल रॉयल्टी और उत्पादन से लगाया जाएगा तो उस विकास की सामाजिक कीमत अनदेखी रह जाएगी। विकास का असली माप ये होना चाहिए कि जिन इलाकों से संसाधन निकाले जा रहे हैं वहां के लोगों का जीवन कितना बेहतर हुआ। 2013-14 से निक्को माइंस जायसवाल की तरफ से मेटा बोदली माइंस का खनन किया जा रहा है और चूंकि आज लगभग 10 से 12 साल हो गया और आज हम लोग देखें तो प्रभावित क्षेत्र में जो काम होना था, क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि जिस भी क्षेत्र में अगर माइंस खनन होता है, माइंस शुरू होता है, तो उस क्षेत्र में डेवलपमेंट का एक रास्ता खुल जाता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे सड़क हो, चाहे छोटे छोटे मूलभूत सुविधाएं हों। क्षेत्र के प्रभावित क्षेत्र के लोगों को, चूँकि पूरा ट्राइबल क्षेत्र है और आदिवासियों के डेवलपमेंट के हिसाब से तो कोई ऐसा हुआ ही नहीं है। लोग सड़क के लिए तरस रहे हैं, लोग लाल पानी से प्रभावित हैं, स्कूलों का तो बुरा हाल है। आज हम इस क्षेत्र में आए हुए थे, हमने कई आंगनबाड़ियों को देखा, वहाँ पर ना तो लाइट की सुविधा है, एवं पानी की भी सुविधा नहीं है। कहीं हम प्राथमिक स्कूलों को देखे और लाइट का कोई व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी नहीं है, एवं शौचालय की भी सुविधा नहीं है। ये स्थिति है। क्षेत्र में जो 8 से 10 साल 12 साल खनन हुआ है, क्योंकि खनन होने से पहले एक अनुबंध होता है कि हम उस क्षेत्र में स्कूल खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे, सड़क बनाएंगे, पानी की सुविधा देंगे, लोगों को रोजगार देंगे। क्योंकि 10 से 12 साल हो गया, नदारत है सारी सुविधाएं। अब इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, चाहे सामाजिक पदाधिकारी और इस में हमारे क्षेत्र के सांसद महोदय इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो भी जब सांसद नहीं बने थे तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के खूब लड़ते थे। आज उनके अंदर पीड़ा है, चीज़ को देखा है, पीड़ा को सहा है। आज लोग लाल पानी से प्रभावित है, क्योंकि हमारा क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है। किसानों को लाल पानी से प्रभावित हैं, लोग पीड़ित हैं, सड़क नहीं है। इवन जिस पंचायत में, जिस क्षेत्र में माइनिंग है, उसी क्षेत्र का स्कूलों का बुरा हाल है, लोग पीड़ित हैं, लोगों के लिए आवागमन की सुविधाएं नहीं है। अगर कोई इस प्रभावित क्षेत्र के महिला को अचानक से प्रसव पीड़ा आ जाए तो तत्कालिक सेवा, इमरजेंसी सेवा, एम्बुलेंस नहीं मिल पाएगी। इसलिए नहीं मिल पाएगी क्योंकि आवागमन की सुविधा नहीं है। तो लोग पीड़ित हैं, निश्चित तौर पे विरोध दर्ज होगा। खनन और पर्यावरण के बीच ये संघर्ष केवल मेटा बोदली तक सीमित नहीं है। ये उस व्यापक प्रश्न की झलक है जो देश के कई हिस्सों में खड़ा है कि क्या कांकेर, बस्तर या छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा अपने सबसे कमजोर नागरिकों को कुचलकर आगे बढ़ेगी? क्या विकास की परिभाषा केवल उद्योगों और उत्पादन से तय होगी या उसमें मनुष्य और प्रकृति दोनों की जगह होगी? मेटा बोदली में सड़कों पर उतरे लोग उस आईने की तरह हैं जिसमें हम अपनी विकास नीतियों की सच्चाई देख सकते हैं। एक तरफ सरकार और कंपनियां पुरस्कार और उपलब्धियों की चमक दिखाती है, दूसरी ओर उसी धरती के लोग बुनियादी जरूरतों के लिए तरसते हैं।
एक तरफ 5 स्टार रेटिंग के पोस्टर लगते हैं, दूसरी तरफ बच्चे बिना स्कूल के बैठे हैं। ये द्वंद्व केवल आंकड़ों का नहीं बल्कि नीतियों का भी है। मेटा बोदली के लाल पानी में सिर्फ लॉ एस की परछाई नहीं दिखती बल्कि उसमें पूरे तंत्र की उपेक्षा झलकती है। वही तंत्र जो अमीर धरती पर गरीब लोगों को जीवन के सबसे बुनियादी अधिकारों को भी देने में कतराता है। जरूरी बात में फिर होगी बात।